जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थ्रू एडीआर अंडर इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट होते हैं उनको हम एडीआर के ज़रिए किस तरह हल कर सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एडीआर का सब्जेक्ट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसका ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 7वां है। और इसके अंदर हमने ये देखना है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एडीआर का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। एडीआर मींस अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सबसे पहले तो देखें एडीआर के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि एडीआर एक बहुत ही इनफॉर्मल और फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए आप अपने डिस्प्यूट को, आप अपने इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। यानी आप अदालत जाए बगैर भी अपने प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। अगर आप अदालत नहीं जाते, जो आम तौर पे जो फॉर्मल जुडिशल सिस्टम है, तो फिर आप इसको किस तरह हल कर सकते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार मौजूद हैं, जैसे आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसीलिएशन। इन सारे तौर तरीक़ों को इंटरनेशनल लेवल पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले हमने जो भी टॉपिक पढ़े थे वो हम ये पढ़ रहे थे कि लोकल लेवल पे अपने मुल्क के अंदर आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसीलिएशन का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे भी एडीआर इस्तेमाल किया जाता है। एडीआर की जो डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसीलिएशन, नेगोशिएशन, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट किस किस्म के होते हैं। इंटरनेशनल डिस्प्यूट की क्या मतलब, उसका क्या मतलब है। देखें, इंटरनेशनल डिस्प्यूट यानी इंटरनेशनल डिस्प्यूट का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा मुल्कों के बीच में किसी बात के ऊपर डिसएग्रीमेंट। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं उनके आपस में इश्यूज़ चल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान और इंडिया का अक्सर इशू चलता रहता है कश्मीर के हवाले से। हम उसको ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। इस तरह बहुत सारे ममालिक हैं, जैसे चाइना और ताइवान का इशू चल रहा है, इसी तरीके से रशिया और यूक्रेन का इशू चल रहा है। तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं ये इंटरनेशनल मामला है, ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। ठीक है जी। और डिस्प्यूट मींस दो मुल्कों के बीच में या दो से ज़्यादा मुल्कों के बीच में किसी बात के ऊपर कोई तनाज़ा, कोई डिसएग्रीमेंट, ठीक है, कोई झगड़ा। ओके जी। अब इंटरनेशनल डिस्प्यूट की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास मौजूद है। एक केस था ग्रीस वर्सेस यूके 1924। उसके अंदर इन्होंने ये बताया कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट का मतलब होता है कि कन्फ्लिक्ट ओवर लीगल इंटरप्रिटेशन और फैक्चुअल सिचुएशन। यानी किसी कानूनी मामले के ऊपर आपकी अपनी अपनी राय। यानी मिसाल के तौर पर चाइना और अमेरिका का अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई झगड़ा है तो चाइना उसको दूसरे कानून से देखता है, रशिया उसको, इंडिया सॉरी अमेरिका अपने हिसाब से उसको देखता है। यानी कानून का डिफरेंस आ सकता है, सिचुएशन का, फैक्चुअल ग्राउंड का। ठीक है। और अब जैसे चाइना और अमेरिका में वो टिकटॉक को लेके इशू चल रहा है, तो वो अमेरिका का अपना एक व्यू पॉइंट है, चाइना का अपना व्यू पॉइंट है। तो मतलब ये क्या, ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ना जब, तो फिर एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट अराइज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें इंटरनेशनल डिस्प्यूट नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है बाउंड्री और टेरिटोरियल डिस्प्यूट। यानी ज़मीन को लेके, ज़मीन के टुकड़े को लेके दो मुल्कों के बीच में कोई झगड़ा या तनाज़ा, जैसे कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के अंदर है। ठीक है, दोनों जो है ना अपने अपने हिसाब से जो है ना ट्रीटीज़ को इंटरप्रेट करते हैं और उनके अपने अपने हिस्टोरिकल क्लेम हैं। इसी तरीके से ट्रेड और इकनॉमिक डिस्प्यूट चलते हैं मीशत को लेके, कारोबार के लेके। जैसे चाइना और यूएसए के अंदर अक्सर ट्रेड वार चल रही होती है। ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर पाबंदियाँ लगा रहे होते हैं, फिर इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब अमेरिका के बहुत सारे लोगों ने चाइना से कर्ज भी लिया होता है, तो ये अक्सर आपस में झगड़ते रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट होते हैं, इन्वायरमेंट को लेके। अब जैसे जैसे दरियाई नील है जिसको दी नाइल भी कहते हैं, अब उसके ऊपर बड़ा इशू चलता है अफ्रीका के अंदर, अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, कि उसकी मैनेजमेंट किस तरह की जाए, क्योंकि उसकी वजह से इन्वायरमेंटल बड़े इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं। इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स की डिस्प्यूट है। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पे हमारे यहाँ जो एक मुल्क है बर्मा, जिसको म्यांमार भी बोलते हैं, वहाँ पे एक मखसूस किस्म की जो एक एक जो है ना एक लोग रहते हैं, एक एथनिक ग्रुप है। ठीक है, रोहिंग्या, उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से इशू चलता रहता है। बहुत सारे ममालिक जो है ना उनकी उनकी जो उनके साथ जो जुल्म होता है, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं उसको नज़रअंदाज करते हैं। यानी वो उसको ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं मानते। लेकिन अगर किसी और यूरोप के मुल्क में कुछ छोटा
छोटा-मोटा हो जाए तो वो उसको ह्यूमन राइट्स का मामला बना लेते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन और डिक्लेरेशन का जो है ना वो डबल स्टैंडर्ड आपको नज़र आ रहा होता है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट और कमर्शियल के डिस्प्यूट होते हैं। अब जिस तरह एक जो है ना फ़िलिप मॉरिस है, उसने यूरुग्वे को जो है ना वो सू किया था जो है ना टोबैको रेगुलेशन के हवाले से, ठीक है ना। अब वहाँ पे उसने कहा कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड था, ये था, वो था, तो इंटरनेशनल ट्रीटमेंट के तहत मैंने सही काम किया है, तो उसने एक मुकदमा कर दिया और वो मुकदमा जीत भी गया। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के डिस्प्यूट हो सकते हैं। मईशत को लेके भी झगड़े होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, एनवायरनमेंट को लेके, ज़मीन के टुकड़े को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेके, ठीक है ना, और पॉलिटिकल इश्यूज़ भी होते हैं, लीगल इश्यूज़ भी होते हैं। अब इन सारे इश्यूज़ को हम ना एडीआर के ज़रिए हल कर सकते हैं। अब उसमें सबसे पहला जो मेथड है वो हमारे पास है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल डिस्प्यूट के अंदर। अब वो 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। एक होता है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन और दूसरी होती है एड हॉक आर्बिट्रेशन। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन यानी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई बहुत बड़े इदारे मौजूद हैं जो अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं आर्बिट्रेशन के ज़रिए, ठीक है। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल के अंदर एक वीडियो बनाई है कि इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन क्या होती है, एड हॉक आर्बिट्रेशन क्या होती है। तो इंस्टीट्यूशन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आर्बिट्रेशन के अंदर, जिस तरह इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसी तरीके से परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इसी तरीके से इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है। ये सारे के सारे इदारे आर्बिट्रेशन करते हैं। आप इनके पास जाके आर्बिट्रेशन करवा सकते हैं। तो हम उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, वो आर्बिट्रेशन जो इंस्टीट्यूशन के ज़रिए करवाई जाती है। इसी तरीके से एड हॉक आर्बिट्रेशन है। एड हॉक आर्बिट्रेशन में आप इंस्टीट्यूशन के पास नहीं जाते, बल्कि दोनों जो पार्टीज़ हैं वो मिल के अपने रूल्स रेगुलेशंस आर्बिट्रेशन के हवाले से बनाते हैं। लेकिन उनके लिए भी हमारे पास ना अनसेटल्ड आर्बिट्रेशन रूल्स का एक मॉडल यूज़ है, मॉडल पड़ा हुआ है, वो उसको इस्तेमाल करके अपने रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के डिस्प्यूट होते हैं, वो जो है ना इक्सिट सॉल्व करता है, यानी जो सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है। इसी तरीके से कमर्शियल डिस्प्यूट है ना, वो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़रिए हल करवाए जाते हैं। सो आर्बिट्रेशन का हमें इस्तेमाल नज़र आता है इंटरनेशनल लेवल डिस्प्यूट के अंदर, चाहे वो इंस्टीट्यूशन के ज़रिए आर्बिट्रेशन हो या एड हॉक आर्बिट्रेशन हो। उसके बाद इसका एक एग्जांपल देते हैं, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। देखें जो फ़िलिपीन है ना, उनका एक जो है ना इशू चल रहा था कि साउथ चाइना के कुछ इलाका जो है ना वो चाइना के क्लेम करता है कि ये मेरा इलाका है, ठीक है। और वो जो एरिया है उसको आमतौर पे 9 डैश लाइन कहा जाता है। उसने कहा कि ये मेरा हिस्सा है, ये है वो। फ़िलिपीन कहता है मेरा हिस्सा है। उसमें 2016 के अंदर क्या हुआ कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फ़िलिपीन गवर्नमेंट के फ़ेवर में फ़ैसला दिया, और वो उसकी जो बेसिस थी वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत का। और उन्होंने कहा कि यार ये जो है ना चाइना का जो क्लेम है वो सही नहीं है, ठीक है। ये जो पानी का जो हिस्सा है, ये जितना भी एरिया है ये फ़िलिपीन का ही है, ठीक है। तो अब ये मसला जनाब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के ज़रिए इन्होंने इसका फ़ैसला दिया, लेकिन बाद में चाइना ने उसको नहीं माना। चाइना कहता है कि नहीं जी, इसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है पीसीए की, ये वगैरह वो वगैरह। लेकिन हमें एक एग्जांपल नज़र आता है कि आर्बिट्रेशन के ज़रिए ये फ़ैसला सुनाया गया। इसके अलावा एक दूसरा तरीक़ेकार है मीडिएशन। मीडिएशन का भी बड़ा इस्तेमाल हमें नज़र आता है। ये एक लेकिन नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर होता है। आर्बिट्रेशन बाइंडिंग होता है, ये नॉन बाइंडिंग होता है। इसमें दोनों पार्टीज़ को ना एक थर्ड पार्टी असिस्ट करती है, हेल्प करती है, मदद करती है कि किस तरह आप दोनों एक माहदे पे पहुँचें, किस तरह आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब इस हवाले से हमारे पास ना मीडिएशन के जो रूल्स रेगुलेशंस है, फ्रेमवर्क है ना, वो यूनाइटेड नेशन ने प्रोवाइड किए हैं। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के ऊपर हमें मीडिएशन का फ्रेमवर्क मौजूद है। हम उस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करके अपनी मीडिएशन का प्रोसेस कैरी कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और है नॉन बाइंडिंग प्रोसेसर, जिसको कंसिलेशन कहते हैं। वो भी मीडिएशन की तरह होता है, लेकिन इसमें फ़र्क यह है कि इसमें थर्ड पार्टी ना असिस्ट के साथ साथ रिकमेंड भी करती है, यानी आपको वो सोल्यूशन भी देती है, वो रिकमेंड करती है कि यार इस प्रॉब्लम को इस तरह हल करो। मीडिएशन में वो थर्ड पार्टी रिकमेंड नहीं करती, सिर्फ वो सहूलतकारी करती है, वो फेवर करती है, वो मामले को सिदरा पदरा करती है। लेकिन यहाँ पे कंसिलेशन में थर्ड पार्टी साथ में अपनी एक रिकमेंडेशन भी देता है, सजेशन भी देता है, ठीक है जी। तो ये भी बहुत सारे जो बाउंड्री के डिस्प्यूट्स हैं, एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स हैं, वहाँ पे अक्सर इंटरनेशनल बॉडीज़ कंसिलेशन के प्रोसीजर को भी फेवर यानी कि प्रेफर करती हैं और इस्तेमाल करती हैं। अब इसका एग्जांपल है कि यार ये जो है ना अपना क्या कहते हैं, कोलंबिया।
कोलंबिया के अंदर ना वहाँ की जो सरकार है उसके साथ वहाँ का एक ग्रुप है, एक बागी ग्रुप है, लेफ्टिस्ट ग्रुप है, जिसको रिवॉल्यूशनरी आर्म फोर्सेस ऑफ कोलंबिया भी कहा जाता है। उनका 50 साल से आपस में झगड़ा चल रहा था। तो जनाब नॉर्वे, क्यूबा, इन सारे ने मुल्क के जनाब इन दोनों के बीच में ना मीडिएशन करवाई। ठीक है, किसमें? यानी एक उनका जो बागी ग्रुप था और वहाँ की जो सरकार थी क्यूबा की, ठीक है ना, सॉरी कोलंबिया की सरकार और उसका जो बागी ग्रुप है उसके अंदर मीडिएशन करवाई और उनके आपस में बीच में एक पीस एग्रीमेंट हुआ। और पीस एग्रीमेंट के ज़रिए ये तय पाया कि जनाब सीज़ फायर हो जाएगा, जो है ना हथियार फेंके जाएंगे, ठीक है, किसी किस्म का अटैक नहीं किया जाएगा, और वो ये जो बागी लोग हैं इनको माशरे में जनाब एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है, डेवलपमेंट की जाएगी, ड्रग ट्रैफिकिंग को ख़त्म किया जाएगा और एक ट्रांजिशनल जस्टिस मैकेनिज़्म प्रोवाइड किया जाएगा। यानी उनको एक यानी कि कौमी दायरे के अंदर लाया जाएगा, उनके साथ जो है ना प्यार मोहब्बत से डील किया जाएगा। तो ये जो वहाँ की जो सरकार थी ना, ठीक है, तो वहाँ की जो कोलंबिया की जो सरकार थी और वहाँ का जो लेफ्टिस्ट ग्रुप है उसके बीच में ये जो मामला हल हुआ, ये मीडिएशन के ज़रिए हुआ। और ये मीडिएशन किसने करवाया? नॉर्वे ने और साथ में क्यूबा ने, ठीक है जी। इसी तरीके से अब हम देखते हैं लीगल फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल। सबसे पहले हमें एटीआर के हवाले से कुछ ट्रीटीज़ और कन्वेंशन, ट्रीटीज़ यानी माहदे, कन्वेंशन भी माहदे होते हैं लेकिन एक से ज़्यादा जो कंट्रीज़ के बीच में होते हैं। एक हमें मिलता है इक्सेड कन्वेंशन, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसमें क्या है कि आर्बिट्रेशन और कंसीलेशन को फैसिलिटेट किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट के जो इश्यूज़ हैं, किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ के जो इश्यूज़ हैं उनको आर्बिट्रेशन एंड कंसीलेशन के ज़रिए हल करवाया जाए। दूसरा न्यूयॉर्क कन्वेंशन है 1958, वो एक बनाया गया था। उसमें ये बताया गया था कि किस तरह आप फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड को अपने मुल्क के अंदर रिकग्नाइज और इन्फोर्स करवा सकते हैं। इस तरीके से अनसेटल्ड मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, ये हमें बताता है कि अगर कोई मुल्क अपना कोई जो है ना क्या कहते हैं आर्बिट्रेशन का कोई कानून बनाना चाह रहा है तो उसको उसको जो है ना ये इस कानून को एज ए रोल मॉडल के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरीके से इंटरनेशनल अदालतें और ट्राइब्यूनल भी आर्बिट्रेशन को फेवर करते हैं, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हालांकि ये एटीआर का कोई इदारा नहीं है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई एटीआर की बॉडी नहीं है, एडीआर की बॉडी नहीं है, इसका एडीआर से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये अदालत अक्सर एटीआर के जो मेथड्स हैं उनको प्रोमोट करती है। वो ये कहती है, दोनों जब उनके पास कोई पार्टीज़ आती हैं तो वो उनको कहता है कि यार आप बेहतर यही है कि एडीआर के ज़रिए अपने प्रॉब्लम को हल करवाएं, हमारे पास नहीं आए। इसी तरीके से डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक इदारा है जो डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल करने की कोशिश करता है। क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड होता है, तो ट्रेड के ज़रिए डिस्प्यूट होते हैं, इश्यूज़ होते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम है ट्रेड को फैसिलिटेट करना, मॉनिटर करना, मैनेज करना, कोई इश्यूज़ होते हैं उनको हल करना। तो वो भी आर्बिट्रेशन के ज़रिए ना लोगों के, मुल्कों के जो इश्यूज़ होते हैं जो ट्रेड से रिलेटेड, उनको हल करने की कोशिश करता है। सो दोस्तों, ये थी हमारा एक और टॉपिक, ठीक है। ये हमारा 7वां चैप्टर है, उसका ये पहला टॉपिक था। ये हमारा मिसिंग था तो मैंने कहा इसको कवर कराना हम शुरू करें। यह है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट थ्रू एडीआर अंडर इंटरनेशनल लॉ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।